अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। वाचक स्वर तूलिका। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों से टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे, उनके जहाज वो डुबा देते थे। उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी, क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी थे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की जरूरत होती थी, जो वहाँ पैदा नहीं होते थे। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था, ताकि कम से कम लागत में वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके। यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगाल लाभ कमाते देख क्रमशः हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भारत आई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके आपस में भी संघर्ष होने लगा। आर्य ने पूछा, गुरुजी, क्या यूरोपीय देशों में सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान से व्यापार करने आए थे? गुरुजी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले। उसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बंबई, मद्रास और कोलकाता से व्यापार किया। अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अब उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ थी, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस काल में ब्रिटिश कारखाने कोठी कहलाते थे। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था, अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था। इसी समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना शुरू हुआ। इससे फ्रांसीसी व अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया। ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे का पक्ष लिया। भारत और अन्य देशों से व्यापार। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पट्टा और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त। लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप
और आर्थिक मांगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अंततः अंग्रेजों ने विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया। अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका। नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी देने के लिए विवश कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर दिया। अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुफ्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की। दूसरा, यह तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च नवाब ही उठाएगा। तीसरा, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल में एकाधिकार तो हो गया, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली। वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया। लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेजों के आश्रित हो गए। इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व की वसूली फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी। अब अंग्रेज भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू कर दिया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उसकी एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत शोषण किया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। अब हेस्टिंग्स ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयां शुरू कर दी। उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समयानुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वहीं मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि करने पर मजबूर किया। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था, परंतु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जिससे हैदर अली हार गया। परिणाम स्वरूप 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। युद्ध परिणाम बराबरी का रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया। वह विद्वान और बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, जिससे अंग्रेजों को शंका होने लगी। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसके कारण टीपू सुल्तान हार गया और उसे 1792 में अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में मिले। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के 2 उद्देश्य थे। पहला, कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना।
दूसरा, कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देसी राज्यों की दीवार खड़ी करना। संधि की शर्तें। पहला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रत्येक राज्य को अपने पास अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। दूसरा, अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। तीसरा, एक अंग्रेज रेसिडेंट रखना आवश्यक था, जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे। चौथा, अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना जरूरी था। पांचवा, कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था। वेलेज़ली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, फिर अवध के नवाब से किया। जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाहा, तो टीपू ने संधि करने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। सन 1799 में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू वीर गति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियाड शासकों को ही वापस कर दिया, जिन्हें हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था, जिससे सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिए। इसी तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों को भी अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी। उनमें पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। वेलेज़ली ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। 1802 को बेसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार कर ली। इधर अंग्रेजों का सिंधिया और भोसले से भी युद्ध 1802 से 1804 ईस्वी तक हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इस प्रकार अंग्रेजों और होलकर के बीच तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसी तरह अंग्रेजों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया। इन अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पुनः जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। फलतः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पेशवा, होलकर, भोसले की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद क्रमशः फ्रांसीसी रोडन हॉस्टिंग और विलियम बैंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास की नीति के साथ शासन प्रारंभ किया। विलियम बैंटिंग की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शांति का अनुयायी था। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बैंटिंग ने विशेष ध्यान दिया। उसने सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व वसूली करने के लिए उसने टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया। उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नरबली प्रथा आदि पर रोक लगाने संबंधी कठोर कानून बनाए। उसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसने सन 1831 में एक कानून पास करवाया जिसमें भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन 1818 तक मराठों का पतन हो जाने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त हो चुके थे, इसलिए कंपनी को प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहां के अमीरों को सहायक संधि के लिए बाध्य कर दिया गया और अंततः सिंध को अधिकार में कर लिया गया। इसी तरह पंजाब राज्य भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली था। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया गया। उसी समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देसी राज्यों को परेशान किया। उसने 3 अव्यवहारिक नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राज्यों को बाध्य किया, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति। पहला, निसंतान राजाओं के दत्तक पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को
अंग्रेजी राज्य में मिलाना। दूसरा, कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा, युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना। डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिसमें डाक की स्थापना, कमिश्नरी प्रशासन लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई थाने के बीच चली थी। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था। इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से प्रमुख था। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।